बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण या लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप यहां पर जानेंगे मनोविज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इसको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो एक प्रकार से बोले तो ये हल मॉडल पेपर होगा, यानी कि सॉल्व मॉडल पेपर आपका होगा। ओके, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, यानी कि बीए तृतीय वर्ष या बीए पार्ट 3 बोले तो बीए जो है थर्ड ईयर को आप बीए फाइनल ईयर बी या फिर बीए लास्ट ईयर भी बोल सकते हो। तो आप जो भी समझ सकें तो उस हिसाब से आप समझिएगा। तो कुल मिलाकर के बीए तृतीय वर्ष में अगर आप हैं तो आपके पेपर 1 में मनोविज्ञान में यही चीज़ आएगा। हालांकि एक बार आप, मेरी राय यही रहेगी कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर को एक बार देख लीजिएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर, वैसे तो मैंने सभी विश्वविद्यालयों के पेपर को देखा तो लगभग यही रहा है, लेकिन अगर हो सकता है किसी का, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार ज़रूर मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा पेपर का नाम क्या है। तो इस पेपर का नाम, जिस पेपर के बारे में बताऊंगा उस पेपर का नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी एंड स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स। एटिटी जो है आपका, जो एक्सपेरिमेंटल माने क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल माने क्या होता है भाई, प्रयोगात्मक। क्या होता है, प्रयोगात्मक या फिर प्रायोगिक। और उसके बाद में जो है मेथडोलॉजी माने क्या होता है, सिद्धांत शास्त्र। एंड का ये चिन्ह लगा हुआ है, और इसको यानी स्टेटिक्स माने होता है सांख्यिकी। स्टेटिक्स माने क्या होता है, सांख्यिकी। तो प्रायोगिक सिद्धांत शास्त्र एवं सांख्यिकी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अगर आप लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तो बीए थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी के पेपर 2 में आपने सामाजिक अनुसंधान पद्धति पढ़ी होगी, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सवाल ववाल लगाया था। आप शिक्षा शास्त्र अगर लिए होंगे तो शिक्षा शास्त्र में भी आप देखेंगे कि जो है जब आप पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, जो शैक्षिक चीज़ें वो पढ़ते हैं नव्यकरणीय दृष्टि से, मतलब कि उसमें भी आप देखें कहीं ना कहीं पे तो जो है मध्यमान, मानक, बहुलक, ये सब आपने माध्यिका वगैरह देखा होगा, मानक विचलन, माध्य विचलन, चर राशियाँ, ये तमाम सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे जो आप जो है बीए मतलब कि सोशियोलॉजी में पढ़ते हो या शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हो, वही आपको इसमें पढ़ना है। आपको क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान में। तो सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी कुछ विधियाँ होती हैं, प्रविधियाँ होती हैं, जिसके तहत उसके डाटे को संकलन किया आता है, जो कि मतलब कि जो सब्जेक्ट का यानी कि जो विषय वस्तु का कंटेंट होता है उसको क्रमबद्ध तरीके से, या फिर उसको पंक्तिबद्ध करने के लिए, या फिर उसको तालिका में सजोने के लिए, इस प्रकार के लिए, या फिर उसको एक प्रकार से क्रम तरीके से यानी क्रमवार तरीके से रखने के लिए एक विधि प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। और ख़ास करके वो जब आप आगे चल करके कोई शोध वगैरह करेंगे या फिर कुछ भी आपको करना हुआ, पुस्तक छपनी हुई या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें, तो उसमें मदद मिलती है कहीं ना कहीं पे यहाँ से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है जाननी जरूरी होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी एंड स्टैटिक्स। ओके, तो ये आप मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के पेपर 1 में बीए तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर में आपको ये मिलेगा, आपको पढ़ना है। इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को रखा है, उसके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा। लगभग 80% आपके पेपर में यही प्रश्न आने की संभावना है, ये बात आप मान करके चलिएगा। ओके, और लगभग आएगा भी, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये हम नहीं बोलते हैं, आप लोगों का प्यार मुझे अनुभव दिलवाता है इसके माध्यम से। और लगातार पिछले 5 वर्षों के पेपर आप देखेंगे तो लगभग इसी प्रकार से प्रश्न इधर उधर से बने हुए हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो जिनकी संभावना आने में ज़्यादा है, तो उन सभी को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। इस जो है मॉडल का एक प्रकार सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न को समाहित किया गया है, जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। और उसमें से आपको 10 अति लघु उत्तरीय तो करने होंगे, 5 अति लघु उत्तरीय करने, मतलब 5 लघु उत्तरीय करने होते हैं, और आपके 2 दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं, 5 दिए होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे इसको करना है। बीए तृतीय वर्ष 2022, ठीक है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, पेपर 1 का क्या नाम है, प्रायोगिक सिद्धांत शास्त्र एवं सांख्यिकी, अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी एंड स्टैटिक्स। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर 2022 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बताए जाएंगे। आने वाली परीक्षा जो 23 वाले छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। ओके, देखिएगा पहला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, और खंड आ में खासकर यही मिलेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए, ये आपसे बोलेगा। और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो होंगे समान होंगे, ये बात भी आपको बता देगा। तो आप देखिएगा, देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है,
पहला प्रश्न देखिएगा, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। पहला प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। समस्या के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समस्या क्या होती है, इसके अर्थ को आपको समझाना है भाई। तो समस्या के अर्थ को आपको समझाना, समस्या होती क्या है। तो समस्या की जब बात हुई तो समस्या माने क्या होता है, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हो उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसी बाधा को हम समस्या कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको लिखना हुआ आपको तो कैसे लिखना है उत्तर, इसको थोड़ा सा लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा कि व्यक्ति, क्या लिखेंगे कि व्यक्ति, समाज, अपनी, चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, कोई भी हो, तो व्यक्ति समाज क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए या उसकी पूर्ति के लिए आवश्यकताओं की, चूंकि मनुष्य जो होता है आपका क्या होता है, अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। उन्हीं अनंत इच्छाओं को या फिर तमाम सारी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाता है। क्या क्या अपनाता है भाई, अनेक साधनों का प्रयोग करके वो अपने जीवन के जो आवश्यकता है, जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करता है, उस उद्देश्य को पूरा करता है। यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि मान लेते हैं कि किसी उपलब्ध संसाधन के द्वारा नहीं हो पा रही है या फिर कोई कार्य करना है उसके लिए उपलब्ध साधन नहीं मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, तभी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। मान लेते हैं कि आप जा रहे हो और आपने देखा कि हाँ एक समोसे वाले के पास आप इस कॉलेज गए हो और कॉलेज में कैंटीन है। अब कैंटीन में जो है मान लेते 20 रुपए का माजा मिलता है। अब आपके पास 20 रुपए नहीं, आपके पास 10 रुपए हैं और आपको माजा पीने का मन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 10 रुपये आपके पास कम है, यानी कि आपके पास साधन कम है, इसलिए आपको माल मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक समस्या उत्पन्न होगी कि भाई माजा मुझको पीना है और उसके लिए मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। ठीक, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं बातें ना। तो यही होती है आपकी समस्या। तो समस्या ऐसे लिखेंगे, आगे लिख सकते हो आप, या फिर इसका अर्थ जो है लगभग अगर आप आगे लिख सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थिति बाधा ही क्या होती है, समस्या होती है। क्या हमने बताया, हमने बताया कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में, यानी कोई आवश्यकता है आपकी, उसकी संतुष्टि आपको करनी है, संतुष्टि करने आप जा रहे हैं, रास्ते में यानी मार्ग में संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से आप जा रहे हो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के संतुष्टि के लिए आप जा रहे हो। लेकिन किन्हीं कारणों के बस में क्या होता है कि आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और वही जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम समस्या कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। और 100% आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे छपेगा हूबहू, बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न को एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, हो जाएगा आपका काम। कहीं पर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। शुक्ला एचडी पॉइंट एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके समक्ष है कि जो सभी सब्जेक्ट को आपको बड़े ही सरलता से समझाने का प्रयास करता है। चाहे आप कॉलेज में एक दिन भी ना पढ़े हो, लेकिन आपके समझ में थोड़ी बहुत बातें तो आ ही जाती है। ठीक, तो आगे आप इसके बारे में और लिख सकते हो कि ज्यों ही साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो क्या हो जाती, बाधा आपकी दूर हो जाती है और आवश्यकता की संतुष्टि के साथ ही समस्या का भी क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है या अंत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई साधन आपके पास नहीं है, 10 रुपये आपके पास थे, 10 रुपये मान लेते किसी दोस्त आपका था, उसने कहा भाई आप 10 रुपये मुझसे ले लो, कल मेरे को दे देना, और 10 रुपये तुम ले लो, जाओ भाई माजा पी लियो, आज तहार मन पांजा पिए कहा थे तो माजा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, काल हमरो मन कहे तो आप 10 रुपये हमें दे दियो। ठीक, तो इस प्रकार से आपका मित्र कोई आपको 10 रुपये दे देगा तो आपके पास 20 रुपये हो गए, आपने छोटा वाला माजा लेकर के पी लिया, इंजॉय किया। तो कहने का मतलब ये कि अब उपलब्ध आपका साधन क्या होगा, किन्हीं कारण के बस में क्या होता है, आपके पास साधन नहीं उपलब्ध होता है। फिर क्या हो जाए, आपके पास साधन उपलब्ध हो जाए मान लेते हैं उसी सिचुएशन में, तो उस समस्या जो आपके समक्ष उत्पन्न हुई थी, यानी जो बाधा आई थी सामने, उस बाधा का निवारण हो जाएगा, समस्या का निवारण हो जाएगा और समस्या का अंत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बातें। अब इतना तो रही समझाने वाली बात। अब चाहे ये प्रश्न अति लघुत्तरीय में पूछा था, चाहे लघुत्तरीय में पूछेगा और चाहे दीर्घोत्तरीय में पूछे, अगर ये सब चीजें आप जानते थोड़ा बहुत तिकड़म इधर उधर का, तो आप आसानी से बना करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बस 2 बात और आपको बताना चाहूंगा, 2 विद्वान के अनुसार परिभाषा इसकी आप सुन लीजिएगा,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर इनके कोटेशन को यानी कि इनके द्वारा कथन जो दिए गए हैं, चाहे टाउनसेंड महोदय ने दिया हो और चाहे जो है करलिंगर महोदय ने दिया हो, तो इन दोनों की अगर आप लोगों ने अगर एक का भी याद है तो आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति हैं टाउनसेंड, और टाउनसेंड जो है ये विश्लेषण वादी हैं, यानी कि जो है विज्ञान शास्त्री हैं, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। तो टाउनसेंड महोदय कहते हैं कि समस्या, क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में हमेशा कथन लिखा जाता है, आप लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखेंगे कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, यानी कि एक प्रश्न होता है। क्या कहा हमने कहा कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न होता है, यानी समाधान करने का एक प्रश्न होता है क्या, समस्या। तो क्या बताया, समस्या को समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न किसने कहा, टाउनसेंड महोदय ने कहा। ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। ओके, तो टाउनसेंड ने क्या कहा कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित क्या होती है, एक प्रश्न होती है। बस इतनी छोटी सी परिभाषा। वहीं दूसरा जो विद्वान है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है करलिंगर। और करलिंगर महोदय क्या कहते हैं, करलिंगर महोदय कहते हैं कि समस्या जो होती है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा आप सभी लोग। तो जो है करलिंगर महोदय कहते हैं कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या फिर विवरण होता है। क्या कहा कि समस्या जो होती वो क्या होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी कि जिसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। तो कह रहे हैं मतलब ये है कि समस्या क्या है, एक प्रश्नवाचक। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाए, क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो वही होता है आपका समस्या। क्या कहा, फिर से सुनिए, क्या कहा कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या विवरण होता है जिसमें दो चल राशियों, यानी चल राशियों मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक प्रकार से बात की, चल राशियों का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा सजीव टाइप की हो। तो कहने का मतलब ये कि जिसमें क्या हो, दो चल राशियों में संबंध ज्ञात किया जाता हो। कोई दो चल राशियां हैं, उन चल राशियों में संबंध ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, प्रश्नवाचक वाक्य या विवरण के द्वारा। तो इसको हम समस्या कहते हैं। तो समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या मतलब विवरण होता है जिसमें दो चल राशियों के संबंध ज्ञात किए जाते हैं। तो उस विवरण के माध्यम से या फिर उस विवरण में कौन सा विवरण होता है, तो जिस विवरण में क्या होता है, दो चल राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसको ज्ञात किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा। तो ये थी एक प्रकार समस्या के बारे में बातें। तो ये बड़े आसानी से लिख सकते थे, परिभाषा पूछी जाती तो भी आप बता सकते थे इसकी। लास्ट में आप दूसरे शब्दों में लिख करके या फिर आप जो है कि उपयुक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम विश्लेषण करने के मतलब कि या फिर इस प्रकार से आता है, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप अपनी परिभाषा बना लीजिएगा एक कि हाँ भाई जो है जो अर्थ बताया कि व्यक्ति अपनी समाज की या फिर व्यक्ति जो होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है, और कि उन्हीं में से अपने आवश्यकता की पूर्ति कर रहा होता है, उसी में से कोई साधन अनुपलब्ध हो जाते हैं तो इसी में उसको बाधा का सामना करना पड़ता है, और वही बाधा एक समस्या होती है। सिंपल परिभाषा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। परिकल्पना या कल्पना एक ही बात होती है, तो आप परेशान ना हो कि जो है कल्पना और परिकल्पना क्या होती है, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति थे जो है करलिंगर महोदय कहते हैं परिकल्पना की परिभाषा को देते हुए, बड़ी छोटी सी परिभाषा दी और बड़ी अच्छी परिभाषा है करलिंगर महोदय की। करलिंगर महोदय क्या कहते हैं भाई, एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, क्योंकि मनोविज्ञान आप सभी दोस्तों के पास जो है हो सकता है नहीं होता है, तो इसीलिए कम इस पे बच्चे रहते हैं, तो उसको आप लोग बढ़वाने का प्रयास करो किसी भी तरीके से। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है और नैतिक कर्तव्य भी है। तो परिकल्पना के बारे में करलिंगर महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं करलिंगर महोदय, करलिंगर महोदय ने कहा कि क्या कहा भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्या कहा कि एक कल्पना, इन्होंने लिखा कि एक कल्पना दो या दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में एक कलात्मक कथन होता है। अब चर क्या होता है ये भी प्रश्न उठता है। तो चर जो होता है क्या होता है भाई, चर की बात की जाए तो एक लक्षण होता है चर, या फिर एक गुण होता है। कैसा गुण होता है कि जिसमें क्या होता है, कई प्रकार के मूल्य हो सकते हैं इसमें चर में।
तो चर में क्या होता है, चर कई प्रकार का क्या हो जाता है, इसमें मूल्य हो सकते हैं, एक प्रकार का लक्षण या गुण होता है। या फिर ऐसे बोले तो चर जो होता है प्रयोगात्मक समस्या की स्थिति में, हालांकि चर के बारे में भी हमने यहाँ पर चर से आप क्या समझते हैं प्रश्न हमने रखा है, अभी हम समझेंगे आगे चल करके, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए चर जो होता है प्रयोगात्मक समस्या की स्थिति में अलग की जाने वाली वे विशेषताएं होती हैं जो हमेशा एक रूप या एक मात्रा में स्थिर नहीं रहती हैं, और ऐसा ना रह करके मतलब एक मात्रा में स्थिर ना रह करके हमेशा क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। ये बात है। प्रायोगिक समस्या का पृथक किया जा सकने वाला प्रत्येक अवयव, क्या, प्रायोगिक समस्या यानी कि जो प्रायोगिक समस्या यानी कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस समय कोई समस्या आती है तो उस समस्या का पृथक किया जा सकने वाला प्रत्येक अवयव, यानी कि उससे जो पृथक किया जा सकने वाला जो प्रत्येक जो आपका एलिमेंट है यानी अवयव है, तो उसी अवयव चर के रूप में हम जानते हैं उसी अवयव को। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चर समझ में आगे बातें क्या होती है। चर एक प्रकार से गुण होता है, क्या होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं, सिंपल सी परिभाषा। तो परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना की परिभाषा को देते हुए करलिंगर महोदय कहते हैं कि एक कल्पना दो या दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में कलात्मक क्या होती, कल्पनात्मक कथन होता है। क्या होता है, कल्पनात्मक कथन होता है। जबकि दूसरा विद्वान कौन है, दूसरा विद्वान है एडवर्ड टायलर। अब एडवर्ड तुरंत कहेगी करलिंगर महोदय मतलब कि करलिंगर महोदय आपने परिभाषा दे दी, बड़ी अच्छी परिभाषा थी, हमने सुना। अब मेरी भी थोड़ा सा सुन लीजिए। कहा कि हाँ भाई बताओ क्या परिभाषा आप दे रहे हो। तो एडवर्ड महोदय कहने लगे बड़े गदगद शब्दों में, कहा भाई, तो एडवर्ड महोदय ने कहा कि परिकल्पना, क्या लिखा, कहा इन्होंने कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। क्या कहा कि परिकल्पना दो या फिर दो से अधिक, तो दो ठो हुए चाहे दो से अधिक चर हुए, तो उनके संभाव्य संबंध यानी जो होने वाले जो उनके बीच में संबंध है, दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो होने वाले यानी कि भविष्य में होने वाले जो संबंध है उनके विषय में कथन होता है, क्या, परिकल्पना। अब यह एक प्रश्न का ऐसा प्रयोग संबंधित उत्तर होता है जिसमें क्या होता है, जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। तो चरों के संबंध का पता लगता है कि आने वाले समय में या भविष्य में दो चरों के बीच में कैसा संबंध होगा, इसी को परिकल्पना कहते हैं। कौन, एडवर्ड। तो एडवर्ड महोदय बड़े ध्यान से इन्होंने कहा, बड़े खुशी होकर के गदगद वाणी में कहा कि ये करलिंजर महोदय क्या मेरी परिभाषा अच्छी है। कहा मैं बड़ी अच्छी परिभाषा आपने दी, तो हमसे आमोद बढ़िया दे दिया आपने। कहा कि हाँ भाई चलो बढ़िया दिया। तब तक ये दोनों लोग शांत ही नहीं हुए थे कि तुरंत आ गए बाउन और घिसेली। तो बाउन और घिसेली कहा कि अब तुम लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है, अब एकता में बल है, हम दोनों मिलकर के परिभाषा देंगे। कौन कौन, बाउन और घिसेली। तो बाउन और घिसेली मिल गए भैया। अब इन दोनों ने मिलकर के एक परिभाषा दे डाली। किसकी परिभाषा, परिकल्पना की। और क्या कहा, तो इन दोनों ने मिलकर के कहा, किसने किसने, बाउन और घिसौली महोदय ने कहा कि परिकल्पना, क्या कहा मुन्नवा, कहा कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन है। अब यही बात क्या बोल दिया हमने, ये तो एडवर्ब मतलब एडवर्ड की कथन है। ये जो है जो हमने बताया परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन है, ये बात किसने कही है, ये बात एडवर्ड महोदय ने कही है। तो ब्राउन और घिसेली बाउन और घिसेली कहते हैं, क्या कहते हैं कि परिकल्पना क्या होती है, कहा इन्होंने परिकल्पना तथ्यात्मक तथा संप्रत्यात्मक, क्या, तथ्यात्मक यानी कि एक प्रकार से बात की जाए तो सही सही बातें, और संप्रत्यात्मक तत्वों तथा उनके संबंधों के विषय में एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका उद्देश्य ज्ञात तथ्यों अथवा अनुभव से क्या होता है, परे ज्ञान तथा जानकारी में वृद्धि करना होता है। ठीक है, क्या कहा कि परिकल्पना तथ्यात्मक तथा संप्रत्यात्मक तत्वों तथा उनके संबंधों के बीच मतलब उनके संबंधों के विषय में एक ऐसा प्रस्ताव होता है। तो एक प्रस्ताव होता है किसके संबंधों के बीच में, तथ्यात्मक और संप्रत्यात्मक तत्वों और उनके संबंधों के बीच में एक प्रस्ताव होता है। ठीक, जिसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि जो ज्ञात तथ्य हैं या फिर जो अनुभव है उनसे परे जो है कुछ ज्ञान है, और उनसे परे मतलब कि कुछ ज्ञान है, कुछ जानकारी है, तो उनमें वृद्धि करना ही क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। किसका,
इस प्रस्ताव का, किस प्रस्ताव का, जो कि इस तथ्यात्मक और संप्रत्यात्मक तत्वों तथा उनके संबंधों के विषय में जो प्रस्ताव होता है उसी का उद्देश्य होता है कि वो तथ्यों और अनुभवों में क्या करे, यानी उनके ज्ञान और जानकारी में क्या करे, वृद्धि करे। ओके, तो ये बात किसने बताई, बाउन और घिसेली ने। तो कहा भैया दो लोगों की परिभाषा थोड़ी बड़ी होगी, कहा कि हाँ भाई बड़ी तो परिभाषा आपने दे ली लेकिन थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बीच में परे वाला शब्द प्रयोग किया था। चलिए, हालांकि ये सब बातें आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात हुई नहीं थी तीनों चारों के बीच में, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, तीसरा प्रश्न क्या है, प्रायिकता ने निम्न मतलब प्रायिकता के नियम बताइए। क्या है, प्रायिकता ने नियम बताइए। ये गलत लिख गया क्या, प्रायिकता के नियम बताइए होना चाहिए आपका। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रायिकता के नियम बताइए। प्रायिकता के नियम क्या होते भाई, तो यहाँ पर आप के कर लीजिएगा, ने हो गया। ओके, प्रायिकता के नियम बताइए। प्रायिकता के नियम क्या क्या होते भाई, तो प्रायिकता की बात की जाए तो आप नियम लिखिएगा। प्रायिकता की बात की है तो प्रासामान्य संभाव्यता वक्र के प्रायिकता को ही क्या कहा जाता है, प्रासामान्य संभाव्यता। क्या, प्रासामान्य संभाव्यता वक्र को प्रायिकता के नाम से भी जाना था। प्रायिकता आप समझ रहे हैं ना, प्रायिकता और सारणिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रायिकता और ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, खास करके इंटर के मैथ में। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो 10th में नहीं है सर, 11 में या फिर 12 में आपको पढ़ता है। ठीक, तो प्रायिकता के बारे में भी नियम आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बातें, क्या इसका मतलब होता है। हालांकि यहाँ पर आपसे गणित का मतलब नहीं होता है यहाँ पर प्रायिकता से, यहाँ पर आपको इसमें जो डाटा संकलन वगैरह होता है उससे संबंध होता है। देखिए, पहला इसका नियम ये होता है, प्रायिकता का क्या नियम होता है कि दो सीमाओं के भीतर, पहला नियम क्या है कि दो सीमाओं के भीतर, लिखिएगा कि दो सीमाओं के भीतर कि केसेज के प्रतिशत का निर्धारण करना। दो सीमाओं के भीतर के केसेज के प्रतिशत का निर्धारण करना, ये पहला सिद्धांत। दूसरा क्या होता है कि दी गई सीमाओं के ऊपर गिरने वाले केसेज के प्रतिशत का निर्धारण करना, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, दी गई जो सीमाएं हैं उनके नीचे पड़ने वाले जो केसेस हैं उनके प्रतिशत का निर्धारण करना। ये तो आपका क्या होगा, दूसरा ही हो गया ना, सॉरी ये तीसरा हो गया आपका। तो एक दूसरा क्या बताया, दी गई सीमाओं के ऊपर गिरने वाले जो केसेस हैं उनके प्रतिशत का निर्धारण करना, ये इसका नियम होता है दूसरा। तीसरा नियम हमने क्या बताया कि दी गई सीमाओं के जो है नीचे पड़ने वाले केसेस और दूसरे में ऊपर पड़ने वाले केसेस के प्रतिशत का निर्धारण करना। ओके, और चौथा इसका नियम ये है प्रायिकता का कि दिए गए केसेस के प्रतिशत के आधार पर, जो दिए गए केसेस हैं उनके परसेंट के आधार पर यानी प्रतिशत के आधार पर उनकी सीमाओं का निर्धारण करना, ये भी कहीं ना कहीं पे इसका नियम होता है, किसका, प्रायिकता का। इतनी बातें आपके समझ में आ गई। आगे और भी नियम होते हैं इसके। अगला नियम है, पांचवा नियम क्या है कि उच्चतम एवं निम्नतम, क्या, उच्चतम एवं निम्नतम प्रतिशत का निर्धारण करना। उच्चतम एवं निम्नतम प्रतिशत का निर्धारण करना, ये भी इसका कहीं ना कहीं पे क्या होता है भाई, इसका नियम होता है। छठवां क्या नियम है, परीक्षणों प्रश्नों यानी परीक्षणों प्रश्नों या समस्याओं की सापेक्ष कठिनाई का निर्धारण करना। ठीक, परीक्षणों प्रश्नों या समस्याओं की सापेक्ष कठिनाई का निर्धारण करना, ये भी इसका एक नियम होता है। वहीं इसका सातवां नियम क्या होता है भाई, सातवां नियम होता है कि एक दिए गए समूह का उप समूहों में विभाजन करना। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो एक दिए गए समूह का उप समूहों में विभाजन करना, ये भी नियम होता है प्रायिकता का। तो ये 7 नियम होते हैं बेसिकली इसके किसके, प्रायिकता के, जो कि हमने आपके समक्ष बता दिए। ये सातों नियम आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रायिकता के आपके नियम समझ में आ गए होंगे। प्रायिकता के कितने नियम, आपके 7 नियम हमने बताए। एक बार फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिए आप सभी लोग। पहला नियम है दो सीमाओं के भीतर के केसेस के प्रतिशत का निर्धारण करना, पहला नियम। दूसरा नियम है दी गई सीमाओं के ऊपर गिरने वाले केसेस के प्रतिशत का निर्धारण करना। तीसरा नियम है कि दी गई सीमाओं के नीचे पड़ने वाले केसेस का जो प्रतिशत है उसका निर्धारण करना। चौथा है कि दिए गए केसेस के प्रतिशत के आधार पर उनकी जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण करना। और वहीं अगला आपका पड़ता है जो है आपका पांचवा नियम है। पांचवा नियम कहता है कि उच्चतम एवं निम्नतम जो प्रतिशत है उसका निर्धारण करना। छठवा क्या है आपका, जो परीक्षणों प्रश्न होते हैं या समस्याएं जो होती हैं उन समस्याओं की सापेक्ष कठिनाई का निर्धारण करना कि क्या क्या कठिनाई पड़ रही हैं परीक्षण करने में, तो उनके जो प्रश्न परीक्षण संबंधित जो समस्याएं हैं वो चीज़ें। वही सातवां नियम इसका ये है कि एक दिए गए समूह का
उप समूहों में विभाजन करना। कोई समूह है तो उसको अलग अलग यानी छोटे छोटे उप समूहों में बांट दिया जाए। तो ये 7 नियम है इसके बेसिकली किसके, प्रायिकता के। ओके, वही नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर, सह संबंध का अर्थ बताइए। सह संबंध को क्या कहते हैं, कोरिलेशनशिप। ओके, तो सह संबंध के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सह संबंध क्या है। तो बात की जाए अगर सह संबंध की, तो सह संबंध के बारे में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सह संबंध का अर्थ क्या होता है, दो चरों के बीच में, क्या लिखेंगे कि दो चरों के बीच में ऐसा संबंध होता है कि एक चर में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो दूसरा चर जो होता है अपने आप परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक में अगर परिवर्तन हुआ तो दूसरे में परिवर्तन हो जाए। कहते नहीं कि यहाँ चोट लगी तुमको तो दर्द मुझे होता है। तो इस प्रकार की जब कोई सिचुएशन होती है तो वही होता है आपका कोरिलेशन यानी कि सह संबंध। तो को रिलेशनशिप माने क्या होता है, सह संबंध। जिस प्रकार से एक मित्र है और उसका दूसरा कोई मित्र है, अर्थात कोई दो मित्र हैं। अब कभी क्या होता है कि अगर मित्र जो होता है किसी बंदे झगड़ा, किसी लड़के झगड़ा कर लिया, मान लेते किसी झगड़ा हुआ, तो दूसरा वाला मित्र बिना पूछे अच्छे उससे वो भी उसी तरफ से झगड़ा कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि को रिलेशनशिप है यानी कि सह संबंध है। तो एक प्रकार अगर उसकी मानसिकता बदलेगी तुरंत तो दूसरे की मानसिकता बदल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि संबंध का मतलब इसमें होता है कि दो चरों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जिससे क्या होता है कि जब एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो स्पष्ट है कि सहसंबंध जो होता है दो चरों के बीच एक विशेष संबंध होता है तथा दोनों चरों के बीच सहगामी परिवर्तन से होता है। ओके, और एक चर में वृद्धि होगी तो दूसरे चर में भी वृद्धि होगी, और एक चर में अगर कमी होती है तो दूसरे चर में भी कमी होगी, या पहले चर में ह्रास होगा तो दूसरे चर में भी ह्रास होगा। ठीक, तो अगर बढ़ोतरी होगी तो बढ़ोतरी होगी, घटोतरी होगी तो घटोतरी होगी। ठीक, तो ऐसे समझिए कि जब एक मित्र किसी के आगे जो है सर झुकाता है दूसरा भी झुका लेता है। अगर एक मित्र जो है आपका मारता है किसी को तो आप भी मारने लगते हो। तो इस प्रकार समझ लीजिएगा को रिलेशनशिप को। ठीक, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समझ 5वां नंबर दिया गया है, मानक विचलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मानक विचलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मानक विचलन होता क्या है, मानक विचलन से क्या तात्पर्य है। मानक विचलन की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में, आप लिखिएगा कि क्या लिखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, SD से। किससे, SD से ये मानक विचलन होता है। ओके, तो केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में मानक विचलन सबसे अधिक क्या होता है, स्थिर होता है तथा विश्वसनीय भी होता है। तो इसीलिए इसको अधिक स्थिर और विश्वसनीय माप कहा जाता है। मानक विचलन को एक प्रकार का माप होता है ये। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसका उपयोग की बात की जाए मानक विचलन की, तो मानक विचलन का उपयोग सांख्यिकीय में जो है सबसे अधिक किया जाता है। सांख्यिकीय गणना में इसका जो है सबसे प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। और मानक विचलन यानी SD का प्रतीक क्या होता है, जो है क्या होता है भाई, तो SD का प्रतीक क्या होता है, तो इसको SD तो कहते हैं, लेकिन इसको अगर मानक विचलन का अगर सूत्र आपसे बोलेगा तो सूत्र भी इसका होता है, यानी कि इसको हम स्मॉल सिग्मा, जिसको आप बोलते नहीं, स्मॉल सिग्मा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल सिग्मा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। खास करके बात की जाए, खास करके बात की जाए इसकी SD की मानक विचलन की, तो मानक विचलन को हम स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा क्या होता है आपका, इस प्रकार से होता है। ये स्मॉल सिग्मा है। ओके, ये स्मॉल सिग्मा है। ठीक, ये वाला ऐसे गोली यहीं पर रहेगी, उसके बाद में ऐसे थोड़ा सा ऊपर निकल रहेगा, तो ये स्मॉल सिग्मा होता है। ओके, इसको SD भी कहते हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और स्मॉल सिग्मा का एक सूत्र होता है, यानी कि मानक विचलन का सूत्र भी होता है। मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है भाई, इसका सूत्र होता है सिग्मा, मतलब कि कैपिटल सिग्मा x²/n। n माने होता है संख्या, किसकी संख्या, जो श्रेणी आपको या फिर जितने भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं की गणना कर लेते हैं। तो संख्या जैसे कि 10 संख्या है तो n बराबर कितना होगा, 10 होगा। 5 संख्या तो 10 मतलब 5 संख्या होगी तो n बराबर कितना होगा, 5 होगा। सिग्मा माने क्या होता है, ये वाला जो सिग्मा होता है आपका, ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इस सिग्मा की बात की जाए
तो ये कैपिटल सिग्मा होता है। और कैपिटल सिग्मा की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, योग। योग माने क्या होता है हिंदी में, जोड़, जिसको आप कहते हैं प्लस, तो ये जोड़ होता है। ठीक, स्मॉल सिग्मा। एक्स क्या है, एक्स माने होता है, एक्स क्या होता है भाई, एक्स की अगर बात की जाए तो यानी कि जितनी भी संख्याएं आपको दी जाती हैं खास करके वही आपकी एक्स होती हैं। जितनी भी संख्याएं दी गई, जैसे कि मान लेते हैं एक श्रेणी में 1 2 3 4 5, इस पर 4 दिया है इतना, तो इस श्रेणी में 4 संख्याएं हैं, तो यन कितना है, यहाँ पर 4 है। पूछेगा कि यक्स क्या है, तो यहाँ पर एक्स बराबर 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, सिग्मा एक्स अगर निकालना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स निकालने के लिए आपको 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 2 1 3 और 3 6 4 10 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 4 संख्या है तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो सिग्मा अगर मानक विचलन निकालना हो इस श्रेणी का तो कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कि 2.5 मानक विचलन आपका हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, तो ये होता है आपका मानक विचलन। हालांकि मानक विचलन का अर्थ आप लिखेंगे कैसे, धीरे धीरे आप लिखिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में मानक विचलन सबसे अधिक स्थिर तथा विश्वसनीय माप होता है। इसका प्रयोग सांख्यिकीय में सबसे अधिक किया जाता है। मानक विचलन का प्रतीक क्या है, स्मॉल सिग्मा होता है, जो कि क्या है, स्मॉल सिग्मा जो है वो ग्रीक भाषा का एक प्रकार से, मतलब ग्रीक भाषा का ही एक वर्ण है, यानी कि वर्णमाला का एक अक्षर है। और मानक विचलन का अर्थ होता है क्या, कि किसी वितरण में माध्य से व्यक्तिगत प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही मानक विचलन का सूत्र होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सूत्र हमने बता दिया, आपको जाहिर सी बात समझ में आ गई होंगी। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है इस सूत्र बराबर, तो मानक विचलन बराबर √ सिग्मा x² बटे n। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, मानक विचलन होगा। अगला प्रश्न है, चर से आप क्या समझते हैं। चर से आप क्या समझते हैं, चर है क्या भाई, चर के बारे में जानते हैं। तो चर के बारे में हमने आपको बताया था। चर क्या होता है, आप लिखेंगे कि चर प्रयोगात्मक समस्या की स्थिति में अलग की जाने वाली या अलग की जा सकने वाली वे विशेषताएं होती हैं जो हमेशा एक रूप या एक मात्रा में स्थिर न रह करके परिवर्तित होती रहती हैं और प्रायोगिक समस्या का पृथक किया जा सकने वाला प्रत्येक अवयव चर के रूप में लिया जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। एक व्यक्ति हैं, अगर विद्वानों की परिभाषाओं को बात की जाए, एक व्यक्ति हैं पोस्टमैन, और पोस्टमैन महोदय और उनके साथ एक व्यक्ति और आ गए, ईगन। चूंकि ईगन महोदय की एक बार चिट्ठी पहुंचाई थी किसने, पोस्टमैन ने, तो इसी चूंकि पोस्टमैन थे, पोस्टमैन का नाम है, पोस्टमैन थे नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ईगन महोदय ने कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं लिखी थी, लेकिन आपको समझने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा कि पोस्टमैन और ईगन महोदय ने ये परिभाषा दी है। तो कौन सी परिभाषा दी, तो पोस्टमैन और ईगन महोदय ने मिलीजुली परिभाषा दी और कहा, चर की परिभाषा को देते हुए क्या कहा कि चर जो होता है वह लक्षण होता है या फिर गुण होता है। क्या कहा कि चर वह लक्षण या गुण है जिसमें प्रत्येक या फिर अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। चर वह लक्षण या गुण होता है जिसमें अनेक प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। इतनी छोटी सी परिभाषा है, निश्चित तौर पर आपको याद हो गई होगी। दूसरे विद्वान आपके आते हैं चर की परिभाषा को देने के लिए, वो कौन है भाई, वो है जो है वोगेल्स्की। और वोगेल्स्की महोदय कहते हैं कि चर किसी घटना या क्रिया या प्रक्रिया का वह पक्ष या स्वरूप होता है जो अपनी उपस्थिति से किसी दूसरी घटना या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको प्रभावित करता है। वोगेल्स्की महोदय ने क्या कहा कि चर किसी घटना या किसी प्रक्रिया या कोई क्रिया का क्या होता है, एक प्रकार से एक पक्ष होता है या उसका एक स्वरूप होता है। ठीक, जो क्या क्या करता है, जो अपनी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यानी चर जो होता है वो अपनी उपस्थिति में किसी दूसरी घटना, क्योंकि किसी क्रिया या प्रक्रिया का क्या होता है, किसी घटना का एक पक्ष होता है या स्वरूप होता है, और वो क्या करता है, वो अपनी उपस्थिति में क्या करता है, कोई दूसरी घटना होती है, कोई दूसरी प्रक्रिया है, कोई दूसरी क्रिया है, तो किसी दूसरी घटना, क्रिया या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा होता है उसको प्रभावित करता है, वही होता है आपका चर। यानी कौन किसी घटना, क्रिया या प्रक्रिया का वह पक्ष या स्वरूप है जो चर होता है जो अपनी उपस्थिति में किसी दूसरी घटना या प्रक्रिया क्रिया को क्या करता है,
मतलब उसके अध्ययन करने में उसको प्रभावित करता है, तो वही चर होता है। ठीक, तीसरी परिभाषा विद्वान आते हैं आपके कौन, करलिंगर महोदय। और करलिंगर महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं कि चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। क्या? चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। तो करलिंगर महोदय ये परिभाषा थे, करलिंगर महोदय। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। तो ये इतनी परिभाषा हो गई आपकी, निश्चित तौर पर क्लियर हो गई। वहीं अगर आपसे पूछ लेता कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं, तो स्वतंत्र चर की परिभाषा को देते हुए करलिंगर महोदय ही कहते हैं, करलिंगर महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र चर किसी आश्रित चर का अनुमानित कारक होता है तथा आश्रित चर स्वतंत्र चर का अनुमानित प्रभाव होता है। जबकि टाउनसेंड महोदय कहते हैं कि क्या कहते हैं कि स्वतंत्र चर वह राशि होती है जिसे प्रयोगकर्ता किसी घटना, यानी कोई निश्चित घटना होती है तो किसी निश्चित घटना से संबंधित करने के लिए घटाता बढ़ाता है। ओके, तो ये स्वतंत्र चर होते हैं। निश्चित तौर पर ये आपके प्रश्न क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है अभिकल्प, यानी अभिकल्प को अंग्रेजी में डिजाइन कहते हैं। तो अभिकल्प के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अभिकल्प क्या होता है इसके बारे में आपको बताना था यहाँ पर, तो आप लिखेंगे अभिकल्प क्या होता है भाई। तो शोध अभिकल्प समस्या तथा परिकल्पना का निर्धारण करने के पश्चात उपकल्पना के संबंध में अनेक निर्णय जो होते हैं वो लेकर के समूहों का चयन किया जाता है। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सभी लोग लिखेंगे कि शोध अभिकल्प समस्या तथा परिकल्पना का निर्धारण करने के पश्चात, यानी उसके बाद में उपकल्पना के संबंध में अनेक निर्णय लेकर के समूहों का चयन किया जाता है और विभिन्न आंकड़ों का संकलन करके एक नक्शा तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शोध या फिर अभिकल्प के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, सॉरी, एक विद्वान है कोक महोदय, और कोक महोदय क्या कहते हैं, कोक महोदय कहते हैं कि अभिकल्प आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए परिस्थितियों का इस प्रकार का, यानी इस प्रकार व्यवस्थापन है जिसमें शोध उद्देश्य की प्रासंगिकता के साथ साथ प्रक्रिया की मितव्ययिता भी सम्मिलित होती है। ठीक है, कोक महोदय ने क्या कहा कि अभिकल्प आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए परिस्थितियों का इस प्रकार व्यवस्थापन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें शोध उद्देश्य की प्रासंगिकता के साथ साथ प्रक्रिया की मितव्ययिता भी सम्मिलित हो। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी। तो यहाँ तक प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 8वां नंबर प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति माप से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप से आप क्या समझते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि विस्तृत आंकड़ों को, क्या लिखेंगे शुरुआत में, कि विस्तृत आंकड़ों को सार्थक तथा विश्लेषण योग्य बनाने के लिए केवल उनका व्यवस्थापन तथा आलोकी या फिर आलोकी, मतलब जो आलेखी निरूपण होता है, क्या लिखेंगे कि विस्तृत आंकड़ों को सार्थक तथा विश्लेषण योग्य बनाने के लिए केवल उनका व्यवस्थापन तथा आलेखी निरूपण ही पर्याप्त नहीं होता है, जो कि लिखा हुआ हो या फिर जो व्यवस्थित हो वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति का भी पता लगाया जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति उनकी क्या है, केंद्रीय विशेषता क्या रही है, उसका पता लगाना भी आवश्यक होता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो कि प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो दिए गए आंकड़ों के एक साथ या फिर एक समूह में बार बार आता है। जब कभी दो या दो से अधिक आंकड़े या फिर आंकड़ों के समूहों के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, तब की उनकी तुलना केवल मूल प्राप्तांकों के आधार पर संभव नहीं होती है, क्योंकि उनका प्रसार या विस्तार न्यूनतम इकाई से लेकर के अधिकतम इकाई तक दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हो गई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपकी। तो बहुलक कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक, खास करके। आगे समझते हैं, अगर आपसे यही पूछ लेता है सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी शब्द के अर्थ को बताइए, तो आप क्या बताते हैं, तो सांख्यिकी के अर्थ को भी सुन लीजिए। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति व विकास के विषय में दो विशिष्ट विचारधाराएं स्पष्ट रूप से हम लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा शब्द से बनी, किससे बनी है, स्टेटिस्टा शब्द से हुई है, या फिर लैटिन के स्टेटस शब्द से हुई है, और दोनों शब्द का अर्थ राजनीतिक स्टेट ही है।
स्टेटिस्का मतलब स्टेटिस्टा या फिर स्टेटस शब्द का प्रयोग यहाँ स्टेट शब्द संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में किया गया है। प्रत्येक स्टेट या राज्य को अनेक आंकड़ों का ठीक ठाक लेखा जोखा रखना पड़ता है और इन आंकड़ों का संबंध स्टेट की आय व्यय मतलब आय व्यय, जनसंख्या, सैनिक संख्या व शक्ति, जन्म व मरण के आंकड़ों के विशेष मतलब रूप से रहा है। और इससे ज्ञात होता है कि स्टेटिस्टा शब्द से स्टेटिक्स कहा जाने लगा धीरे धीरे, और इस शब्द से ऐसे विषय तथा कला का बोध होने लगा जिसका संबंध आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण व फिर उनकी विवेचना से क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गई बातें। और खास करके सांख्यिकी शब्द के अनेक अर्थ हैं और प्रत्येक अर्थ की व्याख्या 3 बातों पर आधारित होती। पहली बात कौन सी है भाई सांख्यिकी की? पहली बात यह है कि इस शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया है सांख्यिकी का, और एक साधारण या वैज्ञानिक व्यक्ति ने जो है जाहिर सी बात है किया होगा। और दूसरी इसकी बात यह है कि इसका प्रयोग किस वचन में किया है, तो एक वचन या फिर बहुवचन। तीसरी बात यह है कि किस विद्वान मतलब किस उद्देश्य से इसका प्रयोग किया गया है, किस समस्या के समाधान के लिए, या वैज्ञानिक पद्धति को दृष्टिकोण में रख करके, या प्रदत्त सामग्री के संकलन के अंतर्गत प्रतिदर्श के समरूप जो है किया गया है। ये कहीं ना कहीं पे सांख्यिकी के अर्थ के बारे में या परिभाषा पूछता तो आप बता सकते थे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष। 9वां नंबर प्रश्न है मध्यमान की उपयोगिता बताइए। मध्यमान की क्या उपयोगिता है? तो लिखिएगा भाई, पहला उपयोगिता मध्यमान की, पहली उपयोगिता तो यह है कि मध्यमान से किसी समूह या वितरण के संतुलन का संकेत मिलता है। क्या मिलता है? मध्यमान से किसी समूह या वितरण के संतुलन का संकेत मिलता है। और जब किसी समूह या वितरण के माध्यिका तथा बहुलक में थोड़ा अंतर होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि वितरण अधिक संतुलित होता है। दूसरी बात यह है कि दो या दो से अधिक या वितरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है मध्यमान की। तो मध्यमान की उपयोगिता क्या है? मध्यमान के माध्यम से दो या दो से अधिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जब प्राप्तांक एक केंद्रीय बिंदु के आगे पीछे सम्मिलित रूप से वितरित होता है, तो ये भी मध्यमान की उपयोगिता है। चौथी उपयोगिता इसकी यह है कि जब ऐसे औसत मान की आवश्यकता हो जो वितरण केवल मध्यमान के सभी प्राप्तांकों पर आधारित होती है, तो भी मध्यमान की उपयोगिता होती है। इस प्रकार से मध्यमान बड़ी उपयोगी चीज़ है और ये बात आप ध्यान रखिए। मध्यमान कैसे निकाला जाता है? मध्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी संख्याओं को जोड़ लो और उसके बाद में जितनी संख्याएं उससे भाग दे दो, आपका मध्यमान निकल आएगा। ऐसे 1 2 3 4 और 5। वैसे मध्यमान आपको दिख रहा है 3 आ रहा है, लेकिन ये 3 मध्यमान कैसे, बीच का मान कैसे जोड़ते हैं भाई? तो 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15। 15 आपका क्या है भाई? 15 आपका पूरी की पूरी संख्याओं का अगर जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। नीचे संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? जो है 5 संख्याएं, तो 5 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया आपका? 15। 5 एकम 5, 5 या 15। ये 3 जो होगा ये आया। तो कहीं ना कहीं पे आप सोचिएगा कि 3 जो आपको ये मिला है यही आपका क्या है? मध्यमान है। मध्यमान का सूत्र होता है सिग्मा fx/n। क्या? सिग्मा fx/n। आइए आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से प्रश्न क्या है? प्रश्न निम्नलिखित असामूहिक आंकड़ों के द्वारा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब आंकड़ा कौन सा दिया हुआ है आपका? 4 3 7 4 3 7 6 9 7 8 5 6 5। अब देखो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले कितनी संख्याएं हैं? तो ये संख्याएं आप गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगे? 10 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या है। तो आप लिख लीजिए कि n बराबर कितना आएगा आपका? 10 आएगा। चूंकि मानक विचलन का सूत्र हमने बताया था कि स्मॉल सिग्मा इसका प्रतीक होता है मानक विचलन का। तो स्मॉल सिग्मा बराबर √e मतलब कि सॉरी सिग्मा x² / n। ओके, ये इसका ये था। और उसके बाद माइनस का
यम स्क्वायर। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और यम क्या होता है, यम क्या होता है, यम माने क्या होता है, मध्यमान आपका। अब मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले अब जब भी आपको मानक विचलन निकालना होगा तो मध्यमान निकालना पड़ेगा। 10 संख्याएं तो हो गए आपका, तो मध्यमान कैसे निकलेगा, मध्यमान कैसे निकलेगा, तो सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ लेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 7 14, 14 6 20, और 20 और 10 30, 30 और जो है लगभग आप 10 40 में 40 और 7 आप 47 से घटा दो 46, 46 और 6, 46 और 6 कितना हो गया आपका, 46 6 52, और 8 और जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 60। तो ये अगर आप जोड़ेंगे पूरा का पूरा, आप घर पर एक बार जोड़ लीजिएगा, कापी पेन अगर आपके पास है या फिर कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका, कितना आएगा भाई, तो ये 60 आ गया। हमने जोड़ा, इसका जो है संख्याओं का योग कितना होगा, 60 हुआ। यानी कि सिग्मा एक्स आपका मिल गया कि 60 है। ओके, सिग्मा एक्स, सॉरी अभी सिग्मा एक्स आपका मिला नहीं है, तो 60 ये मिल गया। अब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो यम लिखेंगे नीचे, यानी कि संख्याओं की संख्या यन। तो 0 से अब यहाँ पर 60 निकला है, तो ये देखिएगा 0 0 कट गया, अब बचा क्या आपका 6। ये समझ में आया बातें, तो ये 6 आपका क्या निकला, ये 6 आपका निकला मीडियन यानी कि मध्यमान। मध्यमान कितना निकला आपका, 6 निकल आया। ठीक, और सिग्मा एक्स कितना आपका है, सिग्मा एक्स आपका कितना है भाई, सिग्मा एक्स की बात की है तो आपका सिग्मा एक्स कितना है, 60 आपका सिग्मा एक्स निकला। लेकिन फिर भी अब हम सूत्र क्या देखेंगे, अब आपका सूत्र है सिग्मा स्मॉल सिग्मा बराबर कितना है, क्या सूत्र है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे यन, और माइनस का बात किया है तो एम स्क्वायर। ठीक, यम स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, यम जो निकाला हमने, यानी कि जो 6 आपका आया यही यम है। ओके, तो अब इसका सूत्र, इसी सूत्र पर आप रख दीजिए फार्मूले पर, तो इसी सूत्र पर रखेंगे तो क्या होगा, तो मतलब कि मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो है ये अंडर रूट वाला। अब सिग्मा ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट में जेड एक्स स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जेड एक्स स्क्वायर आपका जो है उसमें रहेगा, किस में बोलते हैं उसको, अंडर रूट में। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिग्मा जेड एक्स निकालना पड़ेगा। सिग्मा जेड एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी संख्या यानी कि 4 है तो 4 चौको 16, और ठीक है 3 त्रिका 9, 7 सता 49, छका 36, 9 नवा 81, और 7 सता 49, 8 अठाई 64, 5 25, छका 36 और 5 25। तो इन सभी के जितने भी हैं सभी का वर्ग करो। अब जब सभी का आप वर्ग करोगे तभी आपका मानक विचलन निकलेगा। जब सभी का आपने वर्ग कर लिया और उसको वर्ग करने के बाद में सारे के जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, जब सब आप जोड़ोगे तो 360 के आसपास आपका आएगा, कितना आएगा, 360 आएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो आप इसमें सूत्र में इस बात को अप्लाई करेंगे 360। ओके, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर, यानी कि योग जिसको कहते हैं आप सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन। तो एक्स स्क्वायर यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान आपको पता है कितना आया था, 390 आया था। ओके, 390 आया, बटे में कितना रहेगा, यन, यन माने कितना हो गया आपका 10, माइनस का कितना रहेगा 6, और यम स्क्वायर था तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 390 की बात की जाए, 390 की बात की जाए तो यहाँ पर 390 बटे 10 था आपका अंडर रूट में, तो कितना, ये 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो अंडर रूट आपका कितना बचेगा भाई, अंडर रूट की बात की जाए और माइनस का 6 स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पर 39 बचेगा आपका, यहाँ पर कितना बचेगा, 39 बचेगा अंडर रूट का, और कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा आपका 36 बचेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अब 6 का जो स्क्वायर है, माइनस का वो जो 6 का स्क्वायर आपका बचा हुआ है 36 जिसको आप कहते हैं, वो 39 में से लेस हो जाएगा, चूँकि अंडर रूट 390 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 39। और अंडर रूट 39 के बारे में अगर बात की जाए तो ये आप माइनस में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 39 माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगा, चूँकि 6 का 36। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 36 घटा देंगे तो बचे कितना 3, तो अंडर रूट 3, 39 में से 36 के कितना बचा 3, तो अंडर रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका। और अंडर रूट 3 का मान क्या होता है 1.73, तो 1.73 राइट आंसर इसका हो गया। ओके,
ये बात क्लियर होगी आपकी। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आगे। सभी प्रश्न यहाँ पर आपके करने हैं और खंड बा है, लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आप पूछे जाएंगे। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष इसमें लघुत्तरीय में दिया है कि प्राचल एवं अप्राचल सांख्यिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राचल एवं अप्राचल संस्कृति में मतलब कि सांख्यिकी में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्राचल जो है प्राचल सांख्यिकी में क्या अंतर होता है और अप्राचल जो है प्रविधि में, ठीक। हालांकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत लंबा और उतना ज़्यादा समय है नहीं। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों के उत्तर को जल्दी मैं एक आध वीडियो और आपको दे दूंगा, तो आप परेशान ना हो। और बाकी आप अपनी सीरीज से पढ़ लीजिएगा। प्राचल एवं अप्राचल सांख्यिकी में अंतर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आपका दिया होगी प्रासामान्य वितरण के नियम को बताइए। हालांकि प्राचल एवं अप्राचल सांख्यिकी में अंतर आप अगर सुनना चाहें तो मैं बता दूँ। पहला अंतर इसका ये होता है कि प्राचल सांख्यिकी वितरणबद्ध होती है। क्या? प्राचल सांख्यिकी जो होती है वो वितरणबद्ध होती है और इसके उपयोग के लिए यह अभिधारणा आवश्यक है कि जिस जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है उसमें प्रासामान्य विवरण होता है। और जबकि अप्रचलित जो सांख्यिकी होती है वो वितरण मुक्त होती है और इसके उपयोग के लिए जनसंख्या में प्रासामान्य वितरण की कल्पना आवश्यक नहीं होती है। ओके। दूसरा अंतर आप इसमें लिख सकते हैं कि जो है प्राचलिक सांख्यिकी है, तो प्राचलिक सांख्यिकी के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिदर्श का आकार बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा हो। और अप्राचलिक जो सांख्यिकी होती है उसके लिए प्रतिदर्श का आकार छोटा होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से कई अंतर हैं आपके, यानी कि प्राचलिक सांख्यिकी में जटिल गणितीय परिकल्पना की आवश्यकता होती है, जबकि अप्राचलिक सांख्यिकी में सरल परिकलन से काम चल सकता है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, इसमें आप अंतर इसको बता सकते थे। वहीं अगला प्रश्न था कि प्रासामान्य वितरण के नियम बताइए। प्रासामान्य वितरण के क्या नियम होते हैं वो आपसे पूछा गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न क्या है? प्रासामान्य वितरण के नियम। प्रासामान्य वितरण के नियम भी सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा फटाफट से। और प्रासामान्य वितरण का पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि दो सीमाओं के भीतर केसेज के प्रतिशत को निर्धारित करना हुआ, या फिर दी गई सीमाओं के ऊपर गिरने वाले केसेस का प्रतिशत निर्धारण करना हुआ। ये सब हमने आपको बता ही दिया था। तो प्रासामान्य वक्र का एक उपयोग यह भी है कि किसी दिए गए समूहों को कई उपसमूहों में विभाजित करना हुआ तो भी यही करेगा। तो ये प्रासामान्य वितरण जिसको हमने प्रायिकता जिसको हमने कहा था, तो उसके नियम हमने बताए थे आपको। तो सेम वही ये भी प्रासामान्य वितरण वक्र जो है उसका मतलब आपका प्रायिकता ही होता, तो ये भी वही है आपका। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये वो भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है टी मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। टी मूल्य क्या होता है? टी मूल्य मतलब क्या होता है भाई? तो आप लिखेंगे टी मूल्य के अर्थ के बारे में क्या लिखेंगे कि टी परीक्षण का तात्पर्य, क्या लिखेंगे? टी परीक्षण का तात्पर्य दो सांख्यिकियों के बीच अंतर तथा उस अंतर की मानक त्रुटि के अनुपात से होता है। और टी अनुपात एक विशिष्ट स्थिति होती है। टी अनुपात एक प्राचलिक या फिर प्रांचल सांख्यिकीय विधि होती है जिसके द्वारा मुख्य रूप से दो मध्यमानों या फिर माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है और इसका व्यवहार अन्य सांख्यिकियों जैसे कि सहसंबंध आदि की सार्थकता की जांच के लिए किया जाता है। और इस विधि का व्यवहार सबसे पहले 1908 ईस्वी में किसने किया था? गोसेट महोदय ने किया था। ओके, और उन्होंने जो है स्टूडेंट नामक उपन्यास में टी परीक्षण की व्याख्या की और इसी आधार पर टी परीक्षण को जो है स्टूडेंट भी कहा जाता है, स्टूडेंट टी के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में फिशर महोदय ने इस विधि को विकसित किया धीरे धीरे और दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता निर्धारित करने के लिए टी परीक्षण का व्यवहार किया जाता रहा है और किया जाता है। ओके, तो ये टी परीक्षण आप लिख सकते थे। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे और करके दिया है कि प्रसार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। प्रसार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि प्रसार किसे कहते हैं। प्रसार की बात की है तो क्या लिखेंगे प्रसार के बारे में? तो प्रसार जो होता है, प्रसार उच्चतम माप और निम्नतम माप के बीच का प्राप्तांक मान में दूसरी मात्रा होती है, ठीक, सॉरी दूरी मात्रा होती है। तो क्या होता है? तो जो उच्चतम माप होता है प्रसार का और जो निम्नतम माप होता है, तो उच्चतम माप और निम्नतम माप के बीच का जो प्राप्तांक होता है या फिर जो प्राप्तांक मान होता है उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम प्रसार कहते हैं।
एक व्यक्ति हैं गैरेट, और गैरेट महोदय कहते हैं कि प्रसार उच्चतम और निम्नतम प्राप्तांकों के बीच का क्या होता है, अंतराल यानी अंतर होता है। तो आप समझ चुके होंगे। तो प्रसार बराबर क्या होता है, प्रसार बराबर वितरण का उच्चतम माप माइनस निम्नतम माप। ओके, क्लियर होगी बातें। तो प्रसार परिवर्तिता का सरलतम माप होता है जिसे बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। वितरण के सबसे बड़े प्राप्तांकों में से सबसे छोटे प्राप्तांक को घटाने से प्रसार की गणना की क्या हो जाती है, उसकी गणना जो होती है की जाती है। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपकी प्रसार के बारे में। तो आप इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न चौथा नंबर, माध्यिका की विशेषता बताइए। माध्यिका की विशेषता कैसे बताएंगे भाई, माध्यिका की विशेषता क्या हो सकती है आपकी, माध्यिका की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माध्यिका की परिभाषा आपसे पूछ रहा है ना, माध्यिका की विशेषता पूछ रहा है। माध्यिका की विशेषता पूछ रहा है ना, लिखिए भाई, माध्यिका की विशेषता लिखिएगा। पहली विशेषता माध्यिका की ये है कि यह जो होती है मध्यमान की तरह केंद्र की ओर निर्देश करता है और इसीलिए दोनों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। और इस विशेषता के आधार पर ये दोनों अभिन्न है। कौन कौन, मध्यमान और माध्यिका। दूसरी बात क्या है, यह वितरण के उस बिंदु की ओर इंगित करती है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर प्राप्तांक होते हैं। इस आधार पर यह मध्यमान से विभिन्न मतलब कि मध्यमान से क्या है, अलग है यानी भिन्न है। इसके कारण मध्यमान औसत का बोध करवाता है। क्या, मध्यमान औसत का बोध करवाता है, क्योंकि माध्यिका जो होती है ये औसत का बोध नहीं कराती। ओके, तीसरी बात यह कि वितरण के किसी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर भी माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं चौथी बात है कि यह केवल उस बिंदु तक या प्राप्तांक की दूरी को महत्व देता है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर बराबर प्राप्तांक होते हैं, लेकिन यह प्राप्तांकों की दूरी को महत्व नहीं दिया जाता है। ओके, यहाँ पर तो और कहीं ना कहीं पे और लिखेंगे आप, तो पांचवा लिख दीजिएगा कि विशेषता में कि मध्यमान की तुलना में माध्यिका विचलन में अधिक पाया जाता है। तो माध्यिका विचलन में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, तो माध्यिका की विशेषता हो गई। अगला प्रश्न है, मध्यमान की विशेषता तो मैं पहले बता दी थी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि माध्यिका की जो है प्रश्न क्या, सांख्यिकी की उपयोगिता का या महत्व बताइए। सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। तो सांख्यिकी कई कई आपके जो है उपयोगिता है या फिर महत्व है। पहली उपयोगिता है, महत्व क्या है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान का परिमार्जन। तो ये एक प्रकार से क्या है आपका, ये आपका जो है उपयोगिता का महत्व है या फिर चयन मतलब महत्व है आपके लिए। तो सांख्यिकी के अध्ययन की उपयोगिता या महत्व की बात की है तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान का परिमार्जन पहला। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा है परिकलन के कार्यों में सरलता जो है इसकी उपयोगिता होती है सांख्यिकी के माध्यम से। ओके, और तीसरी इसका महत्व ये है, फिर विशेषता ये है कि शुद्ध विवेचना व निष्कर्ष ज्ञात करने की योग्यता में वृद्धि होती है। वही चौथी बात यह है कि अनुसंधान योजना में सहायता मिलती है। ओके, तो अनुसंधान योजना में सहायता यानी कि जब एक विद्यार्थी को अध्ययन के एक विशेष स्तर पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी स्थिति में सांख्यिकी ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि उसे निम्नलिखित बातों में जो है सहायता मिलती रहती है। ओके, तो अनुसंधान योजना में सहायता। चौथी पांचवी बात की जाए तो अनुसंधान योजना का निर्माण, अनुसंधान योजना का निर्माण क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं पे इसकी उपयोगिता होती है, महत्व होता है। ओके, तो ये इतना लिख देते हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न पांचवा नंबर, परिकल्पना की अच्छी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परिकल्पना की अच्छी विशेषताओं का क्या करिए, परिकल्पना की अच्छी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए अच्छी विशेषताओं की व्याख्या पूछ रहा है, ठीक है। अच्छी विशेषता की परिभाषा आपसे पूछ रही है, मतलब परिकल्पना की अच्छी जो विशेषताएं होती हैं परिकल्पना की उसके बारे में पूछ रहा है। तो एक व्यक्ति हैं जो है मैकगुइगन महोदय परिकल्पना की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं, क्या बताते हैं, पहली विशेषता सुनिएगा। पहली विशेषता है कि परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। क्या,
जो परिकल्पना परीक्षण होता है वो कैसा होना चाहिए, एबल होना चाहिए, नहीं योग्य होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि परिकल्पना अपने अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित अन्य परिकल्पनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। ओके। तीसरी बात इसकी विशेषता ये है कि परिकल्पना अल्पव्ययी होनी चाहिए। अल्पव्ययी माने थोड़ा सा कम खर्चालू होनी चाहिए। चौथी बात ये है कि परिकल्पना अपनी समस्या का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। परिकल्पना अपनी समस्या का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। ओके। पांचवी बात यह है कि परिकल्पना में तर्क संगत सरलता होनी चाहिए। और छठवीं बात यह है कि परिकल्पना का कथन मात्रात्मक रूप में होना चाहिए। और वहीं सातवीं इसकी बात है विशेषता, परिकल्पना की क्या विशेषता है कि परिकल्पना का कथन मात्रात्मक रूप में होनी चाहिए। और सातवीं क्या है, इसका सातवां क्या बताया था हमने, परिकल्पना के अनेक परिणाम जो है उपलब्ध होने चाहिए। और आठवां क्या बताया हमने, आठवां भी नहीं बताया ना, आठवां क्या है, परिकल्पना में संबंधित चरों की संक्रियात्मक जो व्याख्या होती है वही निहित होनी चाहिए। और नवीं इसकी व्याख्या ये है कि विशेषता की परिकल्पना की पुष्टि तथा अस्वीकृत की प्रासंगिकता लगभग समान होनी चाहिए। ओके। और दसवां आप लिख सकते हो कि परिकल्पना का स्वरूप यथासंभव विधि निर्धारित होना चाहिए। और 11वीं बात है कि परिकल्पना सत्य जो है पानी मतलब कि सत्यापानी होनी चाहिए। ओके। सत्यापानी मतलब क्या होता है, सत्य माने होता है कि परिकल्पना का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसके अध्ययन की पुनरावृत्ति सरलतापूर्वक संभव हो सके, क्योंकि अध्ययन की पुनरावृत्ति से ही निश्चित विश्वसनीय तथा जो है वैध निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समस्या के प्रकारों की विवेचना कीजिए। समस्या के प्रकारों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समस्या के प्रकार आपसे पूछ रहा है कि समस्या के प्रकार बताइए। समस्या के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार लिख लीजिए सभी लोग। समस्या के पहला प्रकार आपका है सैद्धांतिक समस्याएं कुछ होती हैं। क्या होती हैं, कुछ सैद्धांतिक समस्याएं, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, व्यवहारिक समस्याएं। तीसरा प्रकार क्या है, सर्वेक्षण संबंधी समस्याएं। चौथा क्या है, संबंधात्मक समस्याएं। पांचवा क्या है आपका, प्रायोगिक समस्याएं। तो ये एक प्रकार से ये समस्याएं हैं इसकी। अगला प्रश्न छठवां नंबर, स्वतंत्र चर किसे कहते हैं। स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, विवेचना कीजिए। ओके। प्रश्न अच्छा है। तो प्रयोगकर्ता इसमें लिखेंगे आप कि प्रयोगकर्ता जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन मतलब कि जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करता है और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है तो स्वतंत्र चर कहते हैं। जैसे कि अभ्यास, प्रेरणा, आयु, बुद्धि, ये सब क्या है, ये सब चर जो हैं स्वतंत्र चर के रूप में आते हैं। ओके। एक व्यक्ति टाउनसेंड महोदय जो है स्वतंत्र स्वर की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं टाउनसेंड महोदय, कि स्वतंत्र चर वह कारक है जिसमें प्रयोगकर्ता इस उद्देश्य से हेरफेर करता है जिससे उसका संबंध एक प्रेक्षित घटना से निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सके। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि अगले व्यक्ति हैं कैंडलैंड, और कैंडलैंड महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र चर एक प्रयोग के वे कारक हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहना या फिर रहता है जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई आपकी स्वतंत्र चर की परिभाषा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रायोगिक अभिकल्प के गुण दोषों को बताइए। प्रायोगिक अभिकल्प जो होता है इसके गुण दोष आपसे पूछ रहा है, तो भाई देखते हैं इसके गुण दोष क्या क्या है। पहला बात यह है कि इस अभिकल्प में द्विसमूह अभिकल्प की उपेक्षा कम प्रयोजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक प्रकार से इसके गुण हो गए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष, दूसरा गुण क्या है कि इसमें यानी कि प्रायोगिक अभिकल्प में दो समूहों को समतुल्य बनाने का झंझट नहीं मिलता। दो समूहों को समतुल्य बनाने का झंझट बिल्कुल नहीं रहता है। तीसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत प्रयोग की जाने मतलब कि प्रयोग की दोनों स्थितियां प्रयोजनों संबंधी समस्त आयामों पर जो है स्थिर रहती हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें ओके। वहीं जो है इस अभिकल्प के उपयोग से समय व धन की भी बचत होती है। और प्रायोगिक अभिकल्प के माध्यम से क्या होता है जो है अभिकल्प के द्वारा क्या होता है, प्रयोज्य संबंधी नियंत्रण रहने से प्रायोगिक अभिक्रिया के प्रभाव का प्रायः सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। ओके, ये सब चीज़ें ओके क्लियर हो गई। आगे समझते हैं। तो ये गुण थे इसके। कुछ दोषों की बात की जाए अगर इसकी, जैसे कई दोष भी हैं, जैसे कि
इस अभिकल्प का गंभीर दोष ये है कि उस स्थिति में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है इसका, जबकि प्राथमिक यानी कि प्रथम स्थिति का अध्ययन दूसरी स्थिति के अध्ययन को अत्यधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में अधिगम के प्रयोग या फिर मतलब कि या फिर अब अधिगम के प्रयोग या फिर अभिवृत्ति मापन संबंधी अध्ययन के प्रथम स्थिति का प्रभाव दूसरी स्थिति के परिणामों को सार्थक रूप से प्रभावित करना है, मतलब करता है ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, तो इसके दोष हैं। वहीं इसका ये दोष ये है कि ये जो है द्विसमूह अभिकल्प के उपयोग में अपेक्षाकृत अधिक प्रयोजों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस अभिकल्प की एक जो है दुस्साध्य तथा कठिन व्यावसायिक समस्या होती है। ओके, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। इसके और भी मेंशन कर सकते हो दोष में क्या, कि द्विसमूह अभिकल्प की स्थिति में दो समूहों को समतुल्य करने की प्रक्रिया भी अत्यधिक तकनीकी तथा कठिन व जटिल हो चुकी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी के कई प्रकार होते हैं, सैद्धांतिक, वर्णनात्मक, अनुमानिक, व्यवहारिक और भविष्य कथात्मक सांख्यिकी। तो एग्जाम से पूछे तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। केवल 2 प्रश्न करने यहाँ से, खंडशः 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर करना, 2 प्रश्न छांटने हैं। पहला प्रश्न है कि सामान्य वितरण चक्र, सामान्य वितरण वक्र के स्वरूप व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सामान्य से प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका जो है प्रश्न है आपका कि समस्या से आप क्या समझते हैं, समस्या के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फटाफट से इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आएगा एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है परिकल्पना, 9 नंबर है, परिकल्पना का अर्थ बताइए एवं परिकल्पना के प्रकारों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित आकृति वितरण की सहायता से मध्यमान, माध्यांक एवं बहुलक की गणना की जाती है। ओके, आगे देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, चतुर्थक विचलन का प्रयोग, मतलब कि चतुर्थक विचलन का क्या तात्पर्य है। निम्नलिखित पददल मतलब कि पददलों की साधारण से चतुर्थक विचलन की जो है गणना आवश्यक की, मतलब कि गणना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कहीं ना कहीं पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चतुर्थक विचलन का क्या तात्पर्य है। निम्नलिखित जो है प्रदत्तों की सहायता से, यानी कि जो चीज़ें दी गई चतुर्थक विचलन की गणना कीजिए। अब तमाम सारी चीज़ें आप देखिएगा क्या क्या दी गई हैं, इनको मैं बता दूंगा आपको, तो आप परेशान मत होइएगा। तो ये एक प्रकार से 10 अति लघु उत्तरीय, 10 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हमने दिखाने का प्रयास किया, जिसमें हमने लघु उत्तरीय और मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी बताए। अब BA थर्ड ईयर का एक प्रकार शिक्षा शास्त्र का पेपर 3 का जो A वाला पोर्सन है ये अवेलेबल हो चुका है। इसका मॉडल पेपर हमने दे दिया है। जो है एजुकेशनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन नाम से पेपर है, यानी कि शैक्षिक प्रशासन जिसको आप कहते हैं। देखिए बड़ा अच्छा जो है ये पेपर है और ये बड़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए जो है, और बाकी और तमाम सारे सब्जेक्ट देखिएगा। हिंदी का हो चुका है आपका एक पेपर 1 का बचा, बाकी सब लगभग हमने बता ही दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, दबा करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप लोगों का साथ और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। धन्यवाद।